ओके देन स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने नियरली लिए थे इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या फीचर्स हैं, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हमने देख लिया था। सो टुडे वी आर नाउ स्टार्टिंग विद दिस ओनली। तीन चार इसके पॉइंट्स और हैं जो हमें यहाँ पर ऐड करने हैं, और उसके बाद फिर हम वी कैन मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। वो हम आज का बेसिकली टॉपिक वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका पार्ट बचा है, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो एक होता है एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, और एक होता है आइसोट्रॉपिक। तो पहले हम आइसोट्रॉपिक करते हैं, फिर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो these are the materials for which the refractive index is the same in all the directions। क्या मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक मटेरियल है यहाँ पे, लेट अस से आई हैव दिस मटेरियल लाइक दिस, ये मटेरियल है। अगर इसके अंदर लाइट जाएगी तो वो कहीं से भी एंटर कर जाए, अगर लाइट यहाँ से इसके अंदर एंटर करती है तो भी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही लेना है। अगर लाइट यहाँ से एंटर करता है तो भी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही लेना है। देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक, जिनमें ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। उसमें क्या होता है, आपको एंगल भी बताना पड़ता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है, कांस्टेंट तो है नहीं। तो वेवलेंथ से चेंज हो रही है, हर चीज से चेंज होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिलिकन। सिलिकन का अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं किसी और स्ट्रक्चर की बात करूं तो कोई अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो उनमें जब आपकी लाइट एंटर करेगी तो किसी एक तरफ से एंटर करेगी तो कुछ अलग तरह का उसको इनपुट मिलेगा, दूसरी तरफ से एंटर करेगा तो अलग तरह का, जिसके कारण उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। तो यहां पर बोलेंगे द मटीरियल the materials in which the refracting materials, sorry, refractive index the materials in which the refractive index does not vary with डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के साथ में उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करता, सिंपल। सो नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। एंड ओके, सो नाउ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सन, सन की अपनी लाइट सोर्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मून की बात करूं तो मून का लाइट सोर्स नहीं है, बट वो ग्लो करता है। तो उनको हम फिजिक्स की टर्म्स में क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला हो गया सेल्फ लुमिनस। तो सेल्फ लुमिनस का मतलब है द बॉडीज विच जनरेट देयर ओन लाइट, ठीक है ना। बॉडीज which generate their own light, for example sun और stars। उनकी अपनी लाइट है, उनकी अपना फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, भाई वहां से लाइट आ रही है, दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस। और एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस।
नॉन लुमिनस मतलब द बॉडीज दे डोंट हैव देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट समबडी एल्सेस लाइट, ठीक है। एग्जांपल इज मून, तो हम कहेंगे कि बॉडीज which do not generate their own light but reflect the light incident on them। अब ये डेफिनेशन में तो सारे ही आ जाते हैं। अब जैसे मान लो सामने चेयर पड़ी है मेरे, तो वो चेयर कैसे दिख रही है भाई, किसी और की लाइट चेयर के ऊपर गिरी, फिर वो लाइट मेरे पास आ गई, तो इट इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस का मतलब वो है कि जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं है। तो मून इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं ग्रेविटेशनल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल, तो मून इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। फॉर दैट सेक वीनस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर आप रात को अगर हम देखते हैं तो वीनस भी हमें दिखता है एज ए स्टार, मून हमें दिखता है। तो वो दिखते क्यों है? क्योंकि वो सन की लाइट जो है हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करके हमारे तक पहुंचती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन लुमिनस। इसके बाद हमारे पास एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंस, तो इनकैंडेसेंस क्या होता है? स्पेशल एक शब्द दिया हुआ है हमने इसको। ये किस चीज को दिया है? मतलब मान लो, जैसे मान लो मेरे पास कुछ बॉडी है, रेजिस्टेंस है, कोई वायर है, तो दैट वायर इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली उसमें अपनी कोई लाइट नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको गर्म कर दूं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इट विल स्टार्ट एमिटिंग लाइट। तो वो लाइट पे कभी एमिट करता है तो कभी नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंट। तो हमारे पास जो इनकैंडेसेंट लैंप होते थे पहले, उसका क्या मतलब था? हमारे वो बल्ब जिनके अंदर एक फिलामेंट होता था, जिसके अंदर से जब करंट पास होता था तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पावर आउटपुट बहुत अच्छा था और वो ग्लो करता। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि हमारे हीटर्स, तो बड़े हीटर ऐसे होते हैं, आपने आज भी देखा होगा कि जब आप उसको ऑन करोगे तो वो हीटर के कारण उसकी जो वायर है वो गर्म हो जाएगी। अगर वो वायर गर्म हो जाती है तो वो ग्लो करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं इनकैंडेसेंस। दिस इज द प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनकैंडेसेंट। अगर मैं बल्ब की बात करूं तो इनकैंडेसेंट बल्ब। तो यहां पर हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट्स those which emit light when they are hot, तो दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंट। तो इनकैंडेसेंट लैंप जो थे हमारे पहले, जो 60 वाट 100 वाट के बल्ब हमारे घर में लगे रहते थे, उनमें बिजली बड़ी खपत होती थी। क्यों? क्योंकि उसने तो उसको हीट में कन्वर्ट करना है, I²R। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते थे। तो हमने आजकल क्या कर दिया, इनकैंडेसेंट लैंप्स दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एलईडीज। तो अब आपने सारा सिलेबस फिजिक्स का पहले ही पढ़ लिया, तो अब आपको इनकैंडेसेंट लैंप पता चल गया, P इज इक्वल टू I²R T फॉर फॉर्मूला लगेगा। और दूसरी जगह पे वहां पर एलईडी है, सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर भी आप कर चुके हो, तो आपको अब ये भी पता है कि एलईडी क्या होता है। तो इनकैंडेसेंस और ये सारी की सारी चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी। चलो जी, तो इसके बाद हमारे पास एक और तरह का होता है, तो ये आ जाता है फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये ग्लो करते हैं, ठीक है ना। सो दे एब्जॉर्ब लाइट इन डे and emit the light in darkness। तो इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हम सब जानते हैं, हमारी घड़ियों के अंदर फॉस्फोरस मिलता था। उसमें क्या होता था? आजकल तो स्मार्ट वॉच का टाइम आ चुका, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी वॉच की बात कर रहा हूं। उसमें क्या होता था, हमारी सुइयों के ऊपर फ्लोरोसेंस लगा देते थे वो। तो रात को अगर आपको कभी टाइम देखना है तो यू कुड जज कि व्हाट इज द टाइम इन दी वॉच, क्योंकि वहां पर फ्लोरोसेंस लगा हुआ है, फॉस्फोरस लगा हुआ है, और वो फ्लोरोसेंट होने के कारण ग्लो करता था।
चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऐसा है कि जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में और पंजाब बोर्ड में भी 1 मार्क के नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन। सीबीएसई में अब 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 1 मार्क के हैं, उनमें इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी क्लासेस ऑप्टिक्स की। चलो जी, तो इसके बाद अब आपको मटेरियल, ये तो आपको पता ही होंगे, तो 3 काइंड ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ये हमें बात क्लियर है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिसके अंदर से लाइट निकल जाए, ट्रांसलूटेंट लूसेंट जिसमें से थोड़ी मोटी सी लाइट निकले, ज्यादा लाइट ना निकले, जैसे कि हमारे शीशे। मान लो कोई शीशा है जिसपे एचिंग कर रखी है, तो वहां से लाइट तो आएगी लेकिन ठीक ठीक सी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। और ओपेक का मतलब है जैसे कि हमारी दीवार, बाहर जितना मर्जी सन हो लेकिन हमारे सामने नीचे धूप नहीं पड़ सकती, दैट इज ओपेक। तो इसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू पीपल नो ईच एंड एवरीथिंग नाउ। तो अब इसके आगे चलते हैं। सो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टिकल लेंथ। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लो। ऑप्टिकल लेंथ, नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल लेंथ। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मटेरियल है जी, अब इसके ऊपर लाइट आकर गिर रही है, लेट्स से ऐसे लाइट गिरी आके, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस लाइट को यहाँ पर बेंड होना पड़ेगा, लाइट ने बेंडिंग किया और उसके बाद फिर से वो उसी एंगल पर चलेगी जिस एंगल पर वो आई थी, इंसिडेंट थी। तो दिस इज हाउ द लाइट विल ट्रेवल व्हेन इट विल पास थ्रू अ स्लैब, इसको बोलते हैं स्लैब। तो इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा आगे रिफ्रैक्शन में, इसलिए डोंट वरी। लेकिन जो अभी बताने वाली चीज है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि मेरे पास ये वाली सिचुएशन बन गई। अब अगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन द स्लैब, तो वो वाले डिस्टेंस को हमने लिख दिया डी, द लेंथ ऑफ दिस, जो ऑरेंज कलर वाली लेंथ बनाई मैंने। चलो इसको नेमिंग भी कर देते हैं, लेट्स से ए एंड बी। तो ए बी जो लेंथ है वो लेंथ है डी। तो ऑप्टिकल लेंथ उस लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन स्पेस, in space in time in which the light travels in medium। अब मान लिया जाए कि ये लाइट जब इस स्लैब के अंदर एंटर की तो उसके बाद इसको टी टाइम के लिए द लाइट वाज इनसाइड द स्लैब, स्लैब के अंदर उसने ट्रेवल किया, तो टी टाइम पे ट्रेवल किया। एक्चुअली में इन्होंने एक बात नोट की, इन्होंने कहा कि अगर मैं मान लो यहां से लाइट मूव करता हूं एक, और ये लाइट भी मेरी ऐसी है लाइक दिस, तो ये लाइट यहां से ट्रेवल की, यहां से लाइट ट्रेवल की। तो ये जो लाइट आपकी ट्रेवल की, अब एक लाइट रे है जो कि स्लैब के अंदर से जा रही है और दूसरी लाइट है जो कि स्लैब के अंदर से नहीं जा रही। तो उन्होंने पूछा कि भी कितना टाइम इनका ट्रेवलिंग बनेगा। तो देखा ये गया कि द लाइट इमर्जिंग एट सी इज इन फेज विद द लाइट इमर्जिंग एट बी। इट वाज फाउंड दैट लाइट emerging at B is in same phase as that of normal light at C। मतलब ये वाली लाइट तो देखो अब आप बिल्कुल ग्लास में से गई ही नहीं, तो ये वाली लाइट तो सीधी सीधी टप गई। और ये इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा यहाँ से बेंडिंग कर दी और उसके बाद आ गया। लेकिन देखा ये गया कि बी में से जो लाइट निकली और जो सी से लाइट निकली, दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। मतलब अगर मैं
यहाँ पे कोई पॉइंट बना लूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेता हूँ। तो इन 2 पॉइंट की, इसकी लाइट और इसकी लाइट को जब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो आई विल फाइंड कि देयर इज नो डिफरेंस। वो बिल्कुल फेज डिफरेंस भी उनका सेम है, उनमें कोई भी फर्क नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला जो डी है ना, उसके कारण उसकी वेवलेंथ में चेंजेस होंगी, वो हम आगे करेंगे कि कैसे होंगी। अब देखो आप, तो दिस इज द डिस्टेंस डी दैट वाज एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द ग्लास। बट मान लिया जाए कि अगर ये सीधी सीधी निकल जाती तो ये ऐसे जाती, ये ऐसे जाता हमारी लाइट, ऐसे ट्रेवल करता है ये। अब इसने जो अब डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट मी नेम इट एल। तो दिस इज द एल। तो एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड टी। मान लिया जाए ए और डी का जो डिस्टेंस है वो एल है, कैपिटल एल। तो इनका क्या रिलेशन रहेगा वो अब हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं। अब यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैं जानता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया सी टी डिवाइडेड बाय वी टी। सी टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट व्हेन ट्रेवलिंग इन स्पेस, तो मतलब कैपिटल एल डिवाइडेड बाय वी इनटू टी। इट मींस the velocity of the light in the medium. So this will be equal to d. Is it or not? तो v को मैं लिखता हूं कि velocity of light in medium, कोई डाउट नहीं है। एल और डी यहां से मैंने फाइंड कर लिया कि कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू इनटू डी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। आगे ऑप्टिक्स में जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब भी हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे, बट एट दैट टाइम हमें बहुत सारी और चीजें हो जाती हैं, तो उस वक्त ये ओवरलुक हो जाता है आइडिया। इसलिए मैं इसको यहीं पर ही मैंने आपको करवा दिया कि ताकि जब आप वहां तक पहुंचोगे आपका क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो एल इज इक्वल टू म्यू इंटू डी। इज इट ओके? दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों रेस को कंपेयर करूं, ठीक है, इसको मैंने बोला दिस इज रे वन, दिस इज रे टू। तो अगर मैं ऑन कंपेयरिंग रे वन एंड रे टू, तो अब क्या आता है अगर ये मैं कंपेयर करता हूं वन एंड टू को। सुनाओ व्हाट विल हैपन। देखो अब यहां से, अब देखिए, अब सबसे पहली बात कि फ्रीक्वेंसी तो इसकी वेरी करेगी नहीं, तो मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इनटू लैम्डा। ये वाला सी कांस्टेंट है भाई और वो वाला सी दूसरा है, तो इसको यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो दूसरे वाले केस में जाकर ये हो जाएगा v इंटू लेमडा डैश। तो ऐसा हुआ क्यों, मैं ये देखना चाहता हूं, है ना, कि ये वाला जो फॉर्मूला बना ये इस कंडीशन के अंदर बन गया कि मेरे पास टाइम पीरियड सेम था। अगर टाइम पीरियड अलग अलग होगा तो दोनों का ये वाला फार्मूला नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर कंडीशन लगती है कि टाइम पीरियड सेम है। तो टाइम पीरियड सेम क्यों है, इसको अब हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम यहां से स्टडी कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब ये मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो होगा क्या, वेलोसिटी विल रिड्यूस। दूसरी चीज, वेवलेंथ विल आल्सो रिड्यूस। सो वेलोसिटी रिड्यूस होगी वो तो पता ही था, लेकिन वेवलेंथ रिड्यूस होगा यहां पर। अब इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि क्योंकि वेवलेंथ रिड्यूस हो गया तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स completed otherwise they are same. That is why the light that is originating from the slab is in phase with the light which has not even entered the glass. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा because the wavelength has also changed, because the wavelength has also changed। ठीक है, इसको हम बोलेंगे wavelength changed
the number of waves remains same, and so the light emerging at P is in phase with the light traveling in space at C। तो जो C पर पहुंच रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों के दोनों सेम फेज में आएंगे। सेम फेज में क्यों आएंगे? क्योंकि जो लाइट हमारी स्पेस में जा रही है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, दूसरी जगह पर हमारी स्पीड भी कम हो गई, वेवलेंथ भी कम हो गई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑल्सो लेस। अब आप देखो यहाँ पर इसने तो एल डिस्टेंस ट्रेवल करना था, लेकिन इसने तो डी डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, वेलोसिटी रिड्यूस हो गई तो डिस्टेंस भी रिड्यूस हो गया, वेवलेंथ भी रिड्यूस हो गया। तो जितनी बड़ी इतनी बड़ी ये लाइन थी तो इतने में आई, तो यहाँ पर छोटी हो गई। तो नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे पास बन रही थी वो यहाँ पर भी उतनी ही बन रही है। दी ओनली थिंग इज के वेवलेंथ इज स्मॉल। सो दैट इज व्हाई ये यहाँ पर टाइम पीरियड आपके पास आएगा सेम। तो ये आ गया ऑप्टिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक विद दिस आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। If you have any problem in this concept, please tell me. Otherwise, we will move on to the next topic. Is it okay? चलो, आपका कोई जवाब नहीं आया तो I take it as positive. जैसे पता नहीं कहाँ होता है ऐसा ना, पता नहीं कहाँ किसी मूवी में दिखाया था कि पता नहीं कहाँ दिखाया था, तो वो बोलता है कि अगर आपने नो, अगर आप बोले नहीं ना तो वो यस ही मानी जाएगी। तो वही बात है। चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज reflection of light from plane surfaces. So that is today's topic and this starts now. चलो जी, तो अब इसमें क्या है, अब मैं आपको पहले ओवरव्यू देने वाला हूं बेटा कंप्लीट हमारे चैप्टर का, हमारे कंप्लीट सिलेबस का। तो पहले तो अभी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, दैट इज ओवर। सो नाउ व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास बेसिकली 3 चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर आएगा आपके पास रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस, जो कि बहुत ही छोटा है। तो इसी के साथ में ही कंटिन्यूड होगा एट कर्व्ड सरफेसेस। ये क्लब्ड है, और ये क्लब्ड क्यों है? पहली बात तो प्लेन सरफेसेस के लिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता, मेन पोर्शन तो आपका कर्व्ड सरफेसेस का है। दूसरी चीज, ये वाला टॉपिक आपने प्लेन सरफेसेस 9th में और कर्व्ड सरफेसेस 10th में कंप्लीट किया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो पॉइंट नंबर 2 इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मेजर टॉपिक है। सो दिस इज 1 चैप्टर and a separate chapter will be there for reflection at curved surfaces. इतना करने के बाद there will be the 4th chapter again, that will be optical instruments. तो ये जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है बेटा, इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, इसमें ना टॉपिक्स बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है। इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो हम ये कह दें कि यार इसको ओवरलुक कर दो, छोड़ दो। प्रॉब्लम ये है, कल आपको क्वेश्चन प्लेन सर्फेसेस से भी आ सकता है, मिरर से, प्लेन मिरर से, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से भी आ सकता है, लेंस से भी आ सकता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी आ सकता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, डेरिवेशंस भी पूछे जा सकते हैं कि मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, उनका डेरिवेशन कर दूं। तो इसमें एक वाइड रेंज ऑफ चीजें हमें मिलती हैं। तो पहली चीज ये है कि आपने इसका किसी भी टॉपिक को ओवरलुक नहीं करना, हर टॉपिक को
बड़े प्यार से धीरे धीरे करते चलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह हम करेंगे इसको, और धीरे धीरे करना है ताकि आप सब चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए आगे चलो। डीबीपीज आपको टाइम पे मिलती रहेंगी, आज मैं डीबीपी आपको अपलोड कर दूंगा, साथ साथ में आपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो है उसको सॉल्व करते रहना है, साथ साथ में हम डाउट्स लेते रहेंगे ताकि ज्यादा डिले ना हो सके। ओके, दैट विल बी द सिस्टम। और जब इसके बाद आएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, वो तब की तब देखते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेसेस। तो ये तो बहुत छोटा टॉपिक है हमारे पास, आज हम रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेसेस करेंगे, कल आपको रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सर्फेसेस करवाया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेसेस में द फर्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेन सर्फेस हो या ना हो दोनों जगह पर ही अप्लाई होगा। सो द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, normal and reflected ray lie in the same plane। वो एक ही प्लेन में इकट्ठे झूठ बोलते हैं। अरे नहीं, कहने का मतलब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लाई का मतलब झूठ बोलना नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि अगर मेरे पास ये वाली सरफेस है मेरी प्लेन सरफेस, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, और यहां पर जब मेरी रे आएगी इट विल कम लाइक दिस एंड विल गो लाइक दिस। तो इस रे को मैं नाम दूंगा इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो राइट रिफ्लेक्ट हो गई इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बेटा ऐसी कोई सरफेस नहीं है जो 100% इंटेंसिटी को वापस भेज दे। अब इंटेंसिटी क्या होती है आपको पता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट आप कंप्लीट कर चुके हो, आपको वेव वाली इंटेंसिटी भी पता है, फोटोन वाली इंटेंसिटी भी पता है। तो जितनी यहां से आएगी उतनी की उतनी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी, ऐसी कोई सरफेस नहीं होती। यहां पर हमेशा ही कुछ ऐसा होता है कि जो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो भी आएगी जो आपकी सीधी डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगी आगे, वो भी आएगा। तो ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, बट वी टेक इट एज जीरो इन दिस चैप्टर, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए सिर्फ इतनी बात जानना पर्याप्त होगा कि इसकी अगर इंटेंसिटी लाइट की मेरे पास आई है, आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी आई होगी विच विल बी लेसर देन आई नॉट, दैट इज सफिशिएंट। इट इज नियरली 90%, नियरली 90% हमारे पास आती है, ठीक है, अगर आपके पास अच्छा मिरर है तो। दूसरी चीज अब मैं यहां पर बनाता हूं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब समथिंग लाइन विच इज लाइक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो ये आपके पास बन गया नॉर्मल, इसको हम लिखेंगे एन एन। ये जो नॉर्मल है यहां पर दो एंगल बनेंगे, दीज टू एंगल्स विल बी नोन एज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सेकंड लॉ जो हमारे पास बनता है वो ये बनता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। अगर आपकी सरफेस 100% प्लेन है तो I इज इक्वल टू आर, इसको लिखेंगे हम एंगल I इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बिकॉज दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अर्लियर इन योर अर्लियर क्लासेस। ओके, तो ये हो गया आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके आगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका हो गया, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स हम करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट।
अब बाकी चीजें तो आपको पता चली गई हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात तो इमेज जो बनती है यहाँ पे वो कैसी बनती है। इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है, एंड ऑफ सेम साइज। तो अगर आपके पास कोई मिरर है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके सामने पड़ा है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उतनी ही दूरी पे मेरे पास एक इमेज बनेगी। सो दिस विल बी सेम इन साइज, same is the distance, u is equal to v, u is the distance of the object from the mirror, v is the distance of the image from the mirror, तो u is equal to v। तो मैग्निफिकेशन इसकी आपके पास आ जाती है +1 एंड दिस विल बी इरेक्ट, और जो भी इमेज आपकी इरेक्ट होती है वही आपकी वर्चुअल भी होती है, और ये दे आर ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल। अगर आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर ना बने तो दैट विल बी रिगार्डेड एज द रियल इमेज। तो ये हमारे पास सारे के सारे कोएग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमने एक ही बार में लिख दिया, दीज आर दी इरेक्ट इमेजेस, ओके। लेकिन अब यहां पर एक सेकंड केस भी आता है, कैन द इमेज बी इन्वर्टेड एंड रियल। ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि क्या ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके कारण, मिरर पे कारण भी कोई रियल इमेज बने, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आपकी इमेज इन्वर्टेड बने? तो इसके एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज आपकी ये वाला जो रूल है ये बिल्कुल भी वायलेट नहीं होता, दिस इज 100% करेक्ट। बट ये वाले भी करेक्ट है, ये भी बनती है। तो ये कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मेरे पास जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल है, और अब आप बताओ क्या इमेज मेरी इन्वर्टेड नहीं बनेगी? देखो, ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट और ये हो गई मेरी इमेज। इज द इमेज इन्वर्टेड? द आंसर इज यस। इज इट रियल? नो, इट्स नॉट रियल। व्हाई? बिकॉज इमेज इज बिहाइंड द मिरर, तो ये वर्चुअल हो गया। तो इमेज वर्चुअल है लेकिन इन्वर्टेड तो बनी गई, ठीक है। अब मैं एक केस आपको और बताता हूं जिसमें हमारे पास रियल इमेज बनेगी। ये तो वर्चुअल इमेज बन गई, तो रियल इमेज भी बन सकती है क्या? लेट अस सी। रियल इमेज बनने की कंडीशन होती है भाई, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो रियल इमेज भी बन जाएगी। रियल इमेज की कंडीशन ये होती है कि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर होना चाहिए। तो सोच के देखो कि ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर कैसे होगा। ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर किसी चीज की इमेज बने जो कि बाद में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, तो मुझे एक रियल इमेज बन सकती है। गेम ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लाइट कहीं बाहर से आई, ठीक है। लेट अस से मेरे पास एक वर्चुअल यहां पर एक इमेज बन रही थी, तो ये मेरे पास एक वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी कैसे? अगर मुझे लाइट यहाँ पर कन्वर्ज भी तो होनी चाहिए, तो लाइट यहाँ पर आएगी कैसे? लाइट आई यहाँ पे लेट से इस तरह से, ये लाइट आ रही है, ऊपर से एक लाइट आएगी मेरी इस तरह से, यहां से। अब आप देखो, अब ये इमेज मेरी बन गई वर्चुअल। देखो, अब ये वर्चुअल इमेज बन रही है, और लाइट आ कहां से रही है? लाइट तो जी बाहर से आ रही है कहीं से, ठीक है ना, जैसे सूरज से, बल्ब से, कोई ऐसी इस तरह की सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है। तो ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
और लाइट रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और दूसरे वाली लाइट ये जो है ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। अब रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पर एक्चुअली में मिलती है, वहां पर जो मेरे पास इमेज बनती है उसको मैं बोलता हूं रियल इमेज। तो यहां पर मैं बोलूंगा रियल इमेज will be created if या by वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो कन्वर्जिंग लाइट जो आएगी वो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट कर देगी। दूसरी बात रियल इमेज की क्या होती है कंडीशन, रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट। कहने का मतलब कि ये जो रिफ्लेक्ट हुई ये इससे मिलनी चाहिए। अगर मान लो ये इसकी भी रिफ्लेक्टेड है, इस वाली की भी रिफ्लेक्टेड है, अगर इनमें से एक भी मैं बिना रिफ्लेक्टेड के ले लेता और बोलता भाई ये वाली भी तो लग रही है, अब मान लो यहाँ से भी तो कोई ना कोई एक लाइट आ रही होगी ऐसे करके, मान लो ये भी एक लाइट आ रही है, तो यहाँ पर भी तो इमेज बननी चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों रेज मीट तो कर ही रही है ना। लेकिन इसको नहीं हमने कंसीडर करना, हमने कंसीडर करना है रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलनी चाहिए भाई साहब। तो वो मेरे पास यहाँ मिल रही है। सो दिस प्लेन मिरर इज एबल टू क्रिएट द रियल इमेज। तो मैंने आपको दो ऐसे केसेस बता दिए। इस पॉइंट को आपने थोड़ा और इलेबोरेट करना, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 है मेरे पास नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करके। तो मैं कहूंगा कि देखो जी मुझे ये तो पता है कि v इज इक्वल टू यू, द डिस्टेंस ऑफ इमेज is always equal to the distance of object from the mirror। ये कंडीशन तो मुझे पहले से ही पता है। तो u इज इक्वल टू v है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया जी। तो मैग्नीट्यूड में अगर बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज will come out to be equal to the velocity of object। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया, लेट अस से मिरर बनाना ही मुश्किल है तो मिरर को मैंने कर लिया अपनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u। अब मैं इसको u वेलोसिटी बोल दिया मैंने, या वेलोसिटी u कंफ्यूज करेगा, मैं v1 कह दूँ, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो मेरे पास इमेज आ रही है, that image will be moving with the same velocity v2 but in the opposite direction। So you can always say that v2 vector is equal to minus of v1 vector। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये था पॉइंट नंबर 3। ओके यहाँ तक हो गया। टाइम कितना बचा है, अभी भी टाइम, ओके। तो इसके बाद आगे आपके पास है डेविएशन। डेविएशन डेल्टा। डेविएशन क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करना है, हमें ये चीज हमें पता होनी चाहिए। डेविएशन क्या बोलते हैं, द एंगल by which
the direction of the ray changes when it is reflected from the mirror, when it is reflected from the mirror. ठीक है, मिरर कर्व्ड हो या कुछ भी हो, प्रिज्म भी होगी तो भी होगा, सब में होगा, फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन करके निकलेगा। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं। ये रहा मेरे पास मिरर, तो अब देखते हैं कि इसका कैसे डिफ्लेक्शन हमें निकलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। सो लेट अस से मेरे पास जो लाइट है वो यहाँ से आई एंड इट वेंट अहेड लाइक दिस, ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ऐसा गई नहीं, ठीक है। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया लाइक दिस। तो अब इसका जो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज डेविएशन एंगल। ये मार्कर को प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो, ये वाला मैंने यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, ठीक है, और इसमें ये वाले जो दो एंगल हैं इनको मैं नेमिंग करता हूँ। ये वाला एंगल हो गया आई, ये वाला एंगल हो गया आर। सो यू कैन ऑलवेज से the angle of deviation will be equal to pi minus angle I plus r. So this is always equal to twice of I. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया बेटा, ठीक है, डेविएशन का। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डेविएशन, और ये आगे भी हम फाइंड करेंगे प्रिज्म में भी और सब में। तब आपको ये डेफिनेशन भूल जाओगे और तब आपको लगेगा कि यार डेविएशन क्या होता है। तब अगर किसी ने मेरे से डाउट पूछा तो मैं देख लूंगा उसको फिर। ठीक है, चलो जी, पॉइंट नंबर 5, एंगल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। चलो अब इसके बाद देखते हैं, when the mirror is rotated by an angle theta, तो आपकी जो रे थी उसकी क्या डेविएशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए इसको भी ध्यान से सुनना है आपने। अब मेरे पास यहाँ पर यही वाला केस था, ठीक है ना, जैसे ये वाला केस है मेरे पास। अब इसमें मैं मिरर को एक सर्टेन एंगल से रोटेट करता हूँ, लेट से ये मेरे पास बन गई इमेज। अब अगर मैं इसमें मिरर को रोटेट करूंगा तो मेरी इसमें क्या वेरिएशन आएगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड। तो ये मैं यहाँ से सारे के सारे रब कर देता हूँ। तो इसमें आएगी डेविएशन 1, तो बाद में आएगा डेविएशन 2। मुझे उनका डिफरेंस चाहिए एक्चुअली में। देखो अब मैं यहाँ पे मिरर बनाता हूँ और मिरर को मैंने लेट से ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा नया मिरर। मिरर को मैंने एंगल दिया कितना, थीटा एंगल दिया मैंने यहाँ से, थीटा। नाउ द थिंग इज आई वांट टू फाइंड कि अब इसकी डेविएशन कितनी हुई और टोटल इसका डिफरेंस क्या आया। तो अगर मैं इसको थीटा रोटेट करूंगा तो मेरी रे कितने एंगल से रोटेट होगी। तो ये यहाँ पर गया, तो अब आप देखो कि कैसे हम इसको करते हैं। ये थीटा गया, तो अब मेरे पास इसका नॉर्मल भी घूमेगा, नॉर्मल भी थीटा डिग्री एंगल पर ही रोटेट कर जाएगा, जितने पे मिरर किया है उतने पर ही ये रोटेट करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नया नॉर्मल, ये हो गया नया नॉर्मल।
तो नए नॉर्मल पर अगर ये रोटेट हुआ तो नाउ अब मैं वॉयलेट कलर से नहीं बनाऊंगा। तो ये इसका पतला सा एंगल है भाई, तो इतना ही इसका पतला सा वेरिएशन यहाँ पर होना चाहिए। तो मेरे पास अब ये यहाँ से रोटेट करेगी तो ये रोटेट करेगा अप्रॉक्सीमेटली, ये मिड पॉइंट ही लग रहा है मुझे अनफॉर्चुनेटली। ये ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इट विल गो लाइक दिस। चलो यूं ही कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास नई वेरिएशन आ गई बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो इसलिए तो ये यहाँ पर चला गया। तो ये मेरे पास नया रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको मैंने लिख दिया R2, और जो ये ऑरेंज वाली है इसको मैं लिखता हूँ R1। तो इंसिडेंट लाइट तो मेरे पास एक ही है, इंसिडेंट लाइट तो एक ही है। मैंने पहले जब मिरर पहले वाली पोजीशन थी तो R1 था, दूसरी पोजीशन आई तो R2 हो गया। तो अब मुझे देखना है कि ये कितने एंगल से रोटेट किया। तो आई वांट टू एक्चुअली फाइंड दिस एंगल, इसको मैं बोलता हूं अल्फा। तो मैं ये अल्फा एंगल फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब ये अल्फा क्या आएगा इसको देखते हैं हम। तो ये अल्फा क्या आएगा, ओके लेट मी सी कि इसको मैं कैसे रिलेट कर पाऊंगा। ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, इस एंगल ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल जो शिफ्ट हुआ वो भी सेम एंगल से शिफ्ट हुआ, तो ये थीटा आएगा। और यहां से ये थीटा हो गया था, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, तो ये वाला भी आएगा थीटा। तो ये थीटा और ये थीटा, ये हो गया 2 थीटा। और अल्फा और ये दोनों के दोनों हमारे पहले वाले मिरर के कारण इक्वल थे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू दैट। तो आई कैन जंप टू दिस कंक्लूजन दैट अल्फा विल बी इक्वल टू 2 थीटा। बेटा जी बात क्लियर हुई? देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये वाला एंगल थीटा है, इसमें मैथमेटिकल लिखना कुछ नहीं है, ये थीटा है। जितने एंगल से मिरर घूमेगा उतने ही एंगल से नॉर्मल घूमेगा, तो नॉर्मल मेरा रोटेट हो गया थीटा एंगल से, ठीक है। तो जितना एंगल इसने बनाया उतना ही एंगल ये वाली रे बनाएगी, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, तो दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पर मेरा पुराने वाला नॉर्मल भी था, तो पुराने वाला नॉर्मल था, तो ये वाला अल्फा और ये जो है ये दोनों के दोनों हो जाएंगे इक्वल। सो दैट इज व्हाई अल्फा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 थीटा। ये आपने अब घर में खुद इस पे एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना, घर पे जब कोई एंगल बनाकर देखना, पता चलेगा कि आपको ये एंगल 2 थीटा कैसे आया। वैसे भी आप सोच के देखो कि अगर यहाँ पर मिरर है और 90 डिग्री इंसिडेंस एंगल है, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दूंगा तो वो 90 डिग्री पे चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई? देखो एग्जाम्पल मैं एक और बताता हूँ आपको। मान लिया जाए मेरे पास ये रहा मिरर, और ये मिरर मेरे पास बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है, तो इसमें क्या आएगी वेरिएशन। तो इंसिडेंट रे यहां से आया, वो ऐसे आएगा और बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर ही रिटर्न जाएगा। अब मैं इसी मिरर को 45 डिग्री एंगल पर ले जाता हूं और फिर देखते हैं क्या आएगा। ये आया 45 डिग्री। अगर मैं अब इसको 45 डिग्री रोटेट कर रहा हूं तो क्या हुआ? सिंपल बात है। तो अब आप देखो कि आपका नॉर्मल कहाँ है। ऑब्वियसली नॉर्मल आपका यहाँ चला जाएगा, ये हो गया नॉर्मल, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। तो लाइट विल गो लाइक दिस, तो लाइट यहां से जाती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लाइट पहले कितने एंगल पे जा रही थी, 0 पे, अब जा रही है 90 पे। तो आपका जो, ठीक है ना, तो मिरर का एंगल आपने कितना रोटेट किया? 45 डिग्री। तो आपकी लाइट कितने एंगल से रोटेट हो गई? 90 डिग्री। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसको आपने समझना है, ठीक है ना। बड़ी बार क्या होता है ना, कार में बैठे होते हैं तो रियर मिरर हम देखते हैं, हम कहते हैं यार पीछे वाला बंदा ठीक से दिख नहीं रहा, ज्यादा कर देते हो, हमें लगता है कि यार ये वाला देखना है, ज्यादा खींच दो। ज्यादा खींचते हैं तो हम लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा खींच दिया, फिर थोड़ा पीछे करते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। चलो बेटा, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही, ठीक है। तो इसमें
some of the things are still left that will be completed tomorrow, and the curved mirror will also be completed by tomorrow. मेरी तरफ से ये राय रहेगी आपको कि कर्व्ड मिरर तक आपकी 10th तक थोड़ा आपने पढ़ा हुआ है तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, अगर 10th की बुक्स आपके पास पड़ी है, ठीक है, या अगर 11th की भी बुक्स 12th की बुक्स हैं तो उनमें से आप रिवाइज कर लो एक बार थोड़ा। जिनके पास 5 बुक है वो रिवाइज कर लो, और जिनके पास 5 बुक नहीं है वो इंस्टीट्यूट जाकर 5 बुक ले लो, वहां से आप रिवाइज कर लो। दैट विल बी वेरी इजी। बाय टुमारो वी विल कंप्लीट रिफ्लेक्शन। आई विल रीइटरेट, ये वाला जो आपका टॉपिक है नंबर 1, ये सारे का सारा कर्व्ड सर्फेसेस, दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। मैं इसको लेट नहीं होने दूंगा, ठीक है। एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो, एनी डाउट बेटा तो बोल सकते हो आप, कुछ पूछना है? नो?